कि खाई को चौड़ी करनी है, इस खाई को और ज्यादा चौड़ा करना है या फिर इसे कम करने का काम करना है। मोहम्मद आमिर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। मोहम्मद आमिर, आपके स्टैंड में जाना चाहूंगी और आपके पास क्या प्रमाण है, क्या सबूत है? जो बातें तमाम मुस्लिम पक्ष की तरफ से कही जा रही है इस पूरे मसले को लेकर, जो दलीलें दी जा रही है, इतिहास में तो ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं है। इतिहास में तो वो बहुत क्रूर आक्रांता बताया गया है, फिर कैसे बोल रहे हैं आप लोग ये सब? देखिए, आपने जो बात कही, मैं वहीं से बात को शुरू कर देता हूँ। तो आपने कहा कि इतिहास के हवाले से खाई को गहरा करना है या इस गैस को कम करना। हाँ। तो यही सबसे बड़ा मैं समझता हूँ आज की डेट में मेरी सवाल है। तो देखिए, इतिहास की जहाँ तक बात है, इतिहास के गैस को कम कर दिया गया इतिहास के हवाले से उसी दिन जिस दिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, जिसमें ये कहा था कि बाबरी मस्जिद एक डिस्प्यूटेड इशू है कहने से, तो ये जो है डिस्प्यूट रहेगा और ये कोर्ट और लीगल प्रोसीजर हो सकते हैं, उस प्रोसीजर इसको जो है रिजॉल्व किया जाएगा। बट एट द सेम टाइम बाबरी मस्जिद के अलावा तमाम तरह इशूज प्लेसेस ऑफ वर्शिप के तो जो भी इंडिया में है किसी भी रिलीजन के, तो उन सब के लिए एक विराम लगा दिया गया। यानी जो आपने बात कही उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो उस गैस को इतिहास के हवाले से उस गैस को फिल कर दिया गया कि इस डिस्प्यूट के अलावा किसी भी डिस्प्यूट पर बात नहीं होगी और आजादी से पहले जो भी स्थिति जिस भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप की थी वो यथा स्थिति बनी रहेगी। तो उसके बाद अब ये कोशिश करना बिल्कुल साफ तौर पर इंटेंशन जाहिर करता है कि इतिहास को हथियार बनाकर, इतिहास को एज ए टूल यूज करके यहाँ खाई खोदने की कोशिश करी जा रही है, गैस को बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है इंडियन सोसाइटी में। लेकिन कौन कर रहा है सर? इस खाई को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। ऑब्वियसली खाई को वही बढ़ाएगा जो डिस्प्यूट रेज कर रहा होगा, है ना। तो ये किसी, लेकिन अगर गलत तथ्य रखे जाएंगे क्या उन तथ्यों का अपोज नहीं होगा? नहीं, आप सुनिए, इशू रेज कौन कर रहा है? जब आप इशू रेज करेंगे तो ऑब्वियसली सामने वाला तो अपना पार्ट रखेगा ना। सवाल ये, आप इशू अगर रेज कर ही क्यों रहे हैं आप इशू? जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने कह दिया बाबरी मस्जिद के अलावा किसी भी इशू पर बात नहीं होगी, जैसा स्थिति बनी रहेगी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की, तो स्थिति की वो बनी रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर ये एक्ट क्यों करा जा रहा है? सर आप बहुत पीछे हैं, मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। अब तो यहाँ पर बाकायदे से दहशत की भी बात सामने आई है। अब बात यही तो है ना कि आखिरकार जो स्ट्रक्चर जिसका आप लोग कहते हैं कि वो फवारा है और हिंदू पक्ष कहता है कि नहीं वो हमारा शिवलिंग है, अब बात वहां तक आप पहुंची है, संरक्षण तक पहुंच चुकी है, सुनाई पर सुनवाई हो रही है, आप बहुत पीछे है सर। नहीं सुनिए, मुझे पता है आप लोगों को बताया जाता है कि भाई इस इशू को इस तरफ लेकर जाना है, लेकिन जो मूल मुद्दा है उसकी बात करिए ना पहले। प्लेसेस ऑफ वर्शिप मुद्दे की तो बात हो रही है सर, ये मुल्क चलता है, ये आपके नजरिया है, चलता है। अगर आप किसी ने कहीं नहीं बैठाया गया है, मुद्दे पर बात होनी चाहिए, मुद्दे पर बात हो रही है सर। सीधा सवाल मेरा सिर्फ इतना था, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई है, एक सेकंड पहले आप सवाल सुनेंगे सर। यहाँ पर कहानी सुनाने के लिए नहीं बैठाया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इम्पोर्टेंट कोई और इशू हो सकता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन से इम्पोर्टेंट कोई इशू हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो आप मुझे बताइए। मामला वहां से काफी आगे बढ़ चुका है ना, इस मसले को आपने उस समय भी उठाया था सर, हुआ क्या था? अब आगे मौजूदा जो परिस्थितियां हैं उस पर अगर आप बात करेंगे तो बेहतर होगा। सर बस मुझे इतना समझा दीजिए, मुस्लिम पक्ष ने जो भी दलीलें दी है औरंगजेब को लेकर, क्या वो सही है? मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मैं आपको पॉइंट पर आ रहा हूँ। मेरी बात तो पूरा होने दीजिए, मैं आपको पॉइंट पर भी आ रहा हूँ, आपकी समझना है कि पूरी करूंगा, पूरी होने दीजिए, मुझे पूरा सुनिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये विराम लगा दिया, तो इसको इस पैदावार बॉक्स को खोलना नहीं चाहिए। नंबर 2, जब हम अगर हिस्ट्री के करेक्शन भी करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से बीइंग एन इंडियन सिटीजन सबसे पहले करेक्शन होने चाहिए ब्रिटिश इंडिया के टाइम जो मुकदमे लगाए गए हमारे मुल्क के जो क्रांतिकारी थे, जिन्होंने अपनी जानों के आप तो सीधे सीधे इतिहास पर उंगली उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अब तक हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया। नहीं मैं ये पॉइंट क्लियर करना चाहती हूँ सर, हिस्ट्री में कनेक्शन। एक सेकंड मोहम्मद आमिर, एक सेकंड प्लीज सर, काउंटर क्वेश्चन लेंगे कि नहीं लेंगे? प्रवचन सुनाने के लिए तो यहाँ पर नहीं बैठाया गया ना। मोहम्मद आमिर मैं सुनूंगी, मैं किसी और मेहमान के पास नहीं जा रही हूँ, लेकिन आप मुझे तथ्य तो क्लियर करेंगे। आप हिस्ट्री में कनेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि अब तक जो हम हिस्ट्री पढ़ते आए थे आप कह रहे हैं कि वो गलत था। मैं क्या कह रहा हूँ आपने सुना करो, पहले मुझे सुन लो, मुझे जिनको आपको पता चलेगा नहीं मिलेगा ना, आपकी बात का समझ चल जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, बोलिए, आप पहले सुनिए तो मेरी बात बोलिए, फिर
टाइम से सवाल करिएगा, मैं आपके हर बात हर सवाल का जवाब। टेक योर टाइम, 30 सेकंड्स। मुझे बात छोड़ी रहा हूँ, बोलिए। मेरी बात पूरी तरह सुनिए तो पहले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे अपनी मुझे अनइंटरप्टेड आप 3 मिनट दे दीजिए, उसके बाद जो सवाल करना चाहे बोलिए सर प्लीज, समय जाया ना करें। तो नंबर 1 ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब फेसबुक कॉन्स्टिट्यूशन ग्राम लगा दिया तो उस पैराग्राफ मौके खोलने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। नंबर 2, अगर हम हिस्ट्री में करेक्शन भी कर रहे हैं तो फिर बीइंग एन इंडियन सिटीजन, बीइंग एन इंडियन लॉयल सिटीजन, सबसे पहले हमें करेक्शन करने चाहिए तो ब्रिटिश इंडिया के जो मुकदमे पड़े हुए हैं अभी तक, जो हमारे जो मुल्क के क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी जानों के नजराने इस मुल्क के लिए पेश करे, सबसे पहले उनके मुकदमे खुलने चाहिए। आज भी ऑन रिकॉर्ड भगत सिंह जो है वो राष्ट्रद्रोही है, वो मुकदमा दोबारा क्यों नहीं खुल रहा है? पाकिस्तान में वो मुकदमा खोला गया, इंडिया में क्यों नहीं खोला गया? काकुरी कांड में जिन लोगों को जो है क्रिमिनल घोषित किया गया, उन मुकदमों को दोबारा खोलिए। हमारे जो क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, जिनकी जानों की कुर्बानियों के सदस्य में आज हम आजाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे, सबसे पहले उन्हें दोष मुक्त करने के लिए वो मुकदमे खोलिए, करेक्शन करिए। नंबर 3 जब आप हिस्ट्री का करेक्शन करेंगे तो फिर हिस्ट्री का करेक्शन एंशिएंट इंडिया से शुरू करेंगे ना, तो फिर बात ये भी होगी कि ब्राह्मणिकल रूलर्स ने सबसे पहले जो बुद्धिस्ट मंदिर तोड़े उनका करेक्शन कौन करेगा, उन मंदिरों को कौन बनवाएगा, वहां से शुरू करिए ना, बात करिए ना। अशोका तक अपने आम करा, अशोका आक्रांता था, क्रूर था, क्या था, आप बात करिए ना, वहां से लेकर आइए, फिर हम धीरे धीरे मिडिल इंडिया तक आएंगे, फिर मुगलों की तरह सारी मस्जिदों को हम तोड़ेंगे। पहले आप ब्राह्मणिकल रूलर्स से जो बुद्धिस्ट मंदिर तोड़े गए और बुद्धिस्ट मंदिर तोड़ के हिंदू मंदिर बनाए गए, पहले उनका करेक्शन करिए। और एंशिएंट हिस्ट्री से होते हुए जब आप मिडिवल हिस्ट्री पर आएंगे तो मैं आमिर मिंटू यहाँ पे चैनल पे चैलेंज करता हूँ, मुगलों की बनाई हुई एक मस्जिद पर मैं जाके फावड़ा मारूंगा, मैं आपके साथ मस्जिद तोड़वाऊंगा। आप पहले पूरा एंशिएंट हिस्ट्री से करेक्शन करना आइए ना, आप एंशिएंट हिस्ट्री से करेक्शन करना आइए ना, इस पे कैन चूज क्यों चलेगा? ना आपको देश के क्रांतिकारी याद रहेंगे, ना आपको वो ब्राह्मणिकल अप्रोच नजर आएगी जिसमें बुद्धिस्टों के साथ कितना बड़ा कत्लेआम किया, अशोका ने कितनी बड़ी मार काटी। इतिहास बहुत बड़ा है, कहां तक जाएंगे? मोहम्मद आमिर, देखिए मैंने आपकी पूरी बात सुनी, अब आप मेरा सवाल सुनिए। मोहम्मद आमिर, अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, औरंगजेब को लेकर आपका क्या मानना है? क्या वो वाकई में क्रूर था या नहीं था? उसने मंदिर तोड़े या नहीं तोड़े? सीधा सवाल। ठीक है, इस पर भी आ जाता हूं। देखिए, औरंगजेब ने 50 साल इस मुल्क पर रूल किया, तो मेरे ख्याल से अभी 2014 से भाजपा सरकार आई है और मॉब लिंचिंग में 500-600 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, कितनी मस्जिदें शहीद हो चुकी हैं, तो इस हिसाब से अगर औरंगजेब चल रहा होता, और ये जब आप मॉडर्न एरा है, सोशल मीडिया का जमाना है, कोर्ट ऑफ लॉ मौजूद है, उस जमाने में तो बादशाह जो कहता था वही कानून होता था। 50 साल अगर औरंगजेब ने रूल किया और इस तरह का जो है अंधा कानून अगर औरंगजेब के पीरियड में था, तो फिर तो हिंदुस्तान में कोई भी मंदिर नजर नहीं आना चाहिए था, कोई भी हिंदू नजर नहीं आना चाहिए था। ये सब कैसे नजर आ रहा है? ये इंट्रोस्पेक्शन का व्यू है। बहरहाल, दूसरी चीज, औरंगजेब के जो दरबार था उसमें 35% हिंदू नोबेल्स थे, तो इसका मतलब आप ये एक्सेप्ट करिए कि वो जो हिंदू नोबेल्स थे वो हिंदू मंदिर तोड़वाते थे, क्योंकि वो खामोश बैठे हुए थे। औरंगजेब के दरबार में 35% हिंदूज की अटेंडेंस थी औरंगजेब के दरबार में। लेकिन अगर औरंगजेब इतना क्रूर था तो जाहिर तौर पर अगर उसने कोई आदेश जारी किया है तो उसका पालन तो वहां पर उन लोगों को फिर करवाना होगा ना। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ मोहम्मद आमिर। मैडम आपने नहीं मैडम आपने सवाल किया, मुझे जवाब। सर, तो मैं सारा समय आपको नहीं दे सकती हूँ, और भी मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से जवाब पर आइए। जवाब आपको कड़वा लग रहा है तो मेरी गलती नहीं है, मैं सिर्फ जवाब की बात नहीं है सर, समय लिमिटेड होता है, लिमिटेड शब्दों में अपनी बात कहनी होती है हमको। बोलिए जल्दी से, 10 सेकंड्स और। तो मेरी बात सुन तो लीजिए। तीसरी चीज मैं कह रहा हूँ, राजा जयसिंह जो थे वो औरंगजेब की आर्मी में कमांडर थे, ठीक है, और जिन्होंने जयपुर बसाया, तो आप तोड़वाइए ना पूरे जयपुर, जो जयपुर सिटी है उसके ऊपर बुलडोजर चलवा दो। राजा जयसिंह ने बनाया था, जो कमांडर थे औरंगजेब की, उसमें औरंगजेब गवर्नमेंट ने पैसा दिया। और उसके बाद चौथी चीज, शिवाजी से लड़ाई थी, ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, मैं मना नहीं करता, लेकिन शिवाजी का बेटा तो औरंगजेब के दरबार में बैठा हुआ था, 5000 ट्रूप्स का कमांडर था वो औरंगजेब की फौज में। उस पर गजब है सर, आप जस्टिफिकेशन लिए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अमिताभ कुमार। मोहम्मद आमिर, अगर आप समझा पाए, चलिए मैं मान लेती हूँ आपकी बात, औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, लेकिन वो जो मंदिरों की लिस्ट है टूटे हुए मंदिरों की, वो किसने तोड़ी सर, और फिर क्यों तोड़े गए होंगे वो मंदिर उस समय? देखिए, लिस्ट पर भी बात कर लेंगे, लेकिन लिस्ट में जो सबसे टॉप पर नाम है वो है बाबरी मस्जिद का, और बाबरी मस्जिद का फैसला क्योंकि कोर्ट से आ चुका है तो उस पर हम खुल के बात कर सकते हैं। Am I right or wrong, मैम? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1000 पेज के जजमेंट में क्या ये कहा कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी?
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मस्जिद के नीचे खुदाई में हिंदू आइडल्स निकले? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का कोई तथ्य नहीं मिला। अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खुदाई में मिली हुई चीजें जिनको हिंदू आइडल्स बनाकर पेश किया गया कोर्ट के सामने, वो हिंदू आइडल्स नहीं है। तीसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मंदिर के दरवाजों का खुलना, मंदिर में मूर्तियों का रखना और मस्जिद के दरवाजा खुलना, मस्जिद में मूर्तियों का रखना और बाद में मस्जिद को तोड़ा जाना, ये इलीगल और क्रिमिनल एक्ट था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर्स यूज करते हुए वो जमीन मंदिर को दे दिया। हमें कोई इशू नहीं है उसके ऊपर। बट द थिंग इज कि फ्यूचर में हिस्ट्री को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट न किया जाए। हमेशा ये बात याद रखी जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का कोई एविडेंस नहीं मिला। ये जजमेंट में लिखा हुआ है। जब एक फैसला आ गया और उस जजमेंट में ये लिखा हुआ है तो उसके बाद इस डिबेट को आगे अगर आप बढ़ा रहे हैं तो आप चौक से बढ़ाएं, लेकिन ये बात याद रखी जाए कि जो जमीन मांगी गई है वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने का एविडेंस नहीं मिला। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये बीएन पांडे साहब फॉर्मर गवर्नर रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे हैं और उड़ीसा के फॉर्मर गवर्नर भी रहे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जब वो इलाहाबाद में न्यायपालिका के चेयरमैन थे तो वो हैरान हो गए। उनके सामने एक दाखिल खारिज का मामला आया और ये बात है 1948 से 53 तक वो वहां पे चेयरमैन रहे थे। उन्होंने कहा कि एक दाखिल खारिज का मामला आया और मैं हैरान हो गया कागज देखकर कि औरंगजेब ने वहां सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर को जमीन दी और हिंदू जो वहां पे जो मठ में जो पुजारी थे उनको कैश अनुदान दिया। तो मैं हैरान हो गया कि औरंगजेब जिसको इतना कट्टर बादशाह बनाकर प्रेजेंट किया जाता है, उसने मंदिर के लिए वहां पर, मैं नाम के साथ कोट कर रहा हूँ, सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर, उसको जमीन भी दी और कैश अनुदान भी दिया। इस पर बात क्यों नहीं होती? इस पर डिबेट क्यों नहीं होता? इस पर डिस्कशन क्यों नहीं होता? क्योंकि एक पार्टी पर्टिकुलर को ये सूट नहीं करता। तीसरी चीज, अभी भट्ट साहब एक चीज कह रहे थे कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं वो अरब से और इधर उधर से सांस्कृतिक तौर पर अपने आप को उन लोगों से जोड़ते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि सेंट्रल मिनिस्टर ये राजनाथ सिंह इजराइल गए और वहां जाकर जो वेस्टर्न वॉल है उसके ऊपर पूजा पाठ करके आए, तो वो क्या जो आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे अपने आप को सांस्कृतिक तौर पर उन सेंट्रल एशिया से आए हुए आक्रांता आर्यंस, जिनकी वजह से हिंदुस्तान के जो ओरिजिनल इंडियंस थे, जो पूरी यहाँ पर जो सिविलाइजेशन डेक्लाइन हुई हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की, क्या उन सेंट्रल एशिया से आए हुए पूजा कर रहे थे कि औरंगजेब आक्रांता नहीं था, क्रूर नहीं था? यही तो कहना चाह रहे ना आप? नहीं, मैंने क्या कहा? क्या वो वहां पर अपने आप को जो सेंट्रल एशिया से आक्रांता आए थे, आर्यंस आक्रांता, क्या उनसे जोड़ने गए थे जब वेस्टर्न वॉल पे पूजा कर रहे थे इजराइल जाकर राजनाथ सिंह वहां पर, है ना? और दूसरी चीज आप कह रहे हैं आक्रांता कहते हैं अटैक करने वाले को। औरंगजेब की तो पैदाइश इंडिया की थी, टेक्निकली आक्रांता हो ही नहीं सकता। आप यही मतलब आप ऐसे सफेद झूठ बोल रहे हैं। इन तथ्यों को स्पष्ट करते हैं। क्या वो एक क्रूर शासक नहीं था? मतलब कैसे क्या वो क्रूर शासक नहीं था? आप बताइए। आवाज सुनिए, सेंट्रल एशिया आप प्लीज सुनिए। अब पूरी सिविलाइजेशन खत्म करी, आमिर जी आवाज सुनिए। आपकी बहुत ज्ञानवर्धक बातें सुन ली हमने। मुझे एक लाइन में जवाब दीजिए, सुनेंगे एक लाइन में। क्या औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था? क्या उसने अपने भाइयों का कत्ल नहीं किया? इसका उसने अपने भाइयों का कत्ल नहीं किया? भाइयों का जहांगीर को, अपने पिता को उसने जेल में नहीं डाला? मोदी जी अपनी बीवी को आप प्लीज मत होइए। मोदी जी पर कहाँ चले गए सर? औरंगजेब के बारे में बात हो रही है सर, कहाँ से कहाँ साबुन में कील ठोक दी, आप इधर की बातें कर रहे हैं या नहीं? क्या ये क्रूरता का मैंने कहा ना, जब मैंने आपके साबुन में चाहूंगी। सबसे पहले मोहम्मद आमिर मिंटोई, जाते जाते क्या कहेंगे आप? मैं बस लास्ट बात यही कहूंगा कि हमारे जो भी सज्जन, आपके गेस्ट और आप खुद भी और आपके चैनल के लोग भी और आपके तो रिपोर्टर्स मौजूद है इलाहाबाद में, जो मैंने मंदिर का नाम बताया सोमेश्वर
विश्वनाथ महादेव मंदिर इलाहाबाद के अंदर जाके चेक कर लीजिए, वहां की न्यायपालिका में उसके कागज मौजूद है औरंगजेब के टाइम के। जो सबूत है इस बात का, तो जमीन और पैसा दोनों औरंगजेब का दिया हुआ है, चेक करवा लीजिए। तो मतलब कि अगर उसने 1000 मंदिर तोड़े और 2-4-20 मंदिर उसने छोड़ दिए तो उसको क्रूर ना माना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? तो ये ठीक है, तो ये बताइए कि जब अंग्रेजों ने मुगलों से शासन हाथ में लिया तो पूरे हिंदुस्तान में 2-4-5 मंदिर ही बचे हुए थे। इसका मतलब तो उस टाइम सिर्फ 2-4-5 मंदिर होने चाहिए थे, बाकी मंदिर तो फिर अंग्रेजों के। क्या ये जस्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल है? ठीक है, आपकी बात आ गई है सर। डॉक्टर दीप, क्या ये जस्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल है? देंगे ना? जवाब दे रहे हैं। जवाब मैं नहीं दूंगी सर, जवाब मैं नहीं दूंगी। इतिहासकार हमारे साथ मौजूद है, स्कॉलर हमारे साथ मौजूद है, प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद है, JNU के, जानते हैं ना कितने